हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हैज ए स्प्रेन्ड एंकल, द नर्स अप्लाइज कॉल्डबैक फॉर पेन रिलीफ, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेशन ड्यूरेशन फॉर कॉल्ड एप्लीकेशन एट वन टाइम। एक पेशेंट है जिन्हें की स्प्रेन है एंकल के अंदर, वहां पर हमें कॉल्डबैक को अप्लाई करना है फॉर पेन रिलीफ। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसका जो कॉल्ड एप्लीकेशन है उसे वन टाइम पर अप्लाई करने का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रहता है। ऑप्शन ए 10 to 20 मिनट्स, ऑप्शन बी 30 to 40 मिनट्स, ऑप्शन सी 1 आवर कंटिन्यूअसली, ऑप्शन डी 2 आवर्स कंटिन्यूअसली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 10 to 20 मिनट्स। अगर हम बात करते हैं कॉल्ड एप्लीकेशन के ड्यूरेशन की, तो मैक्सिमम हम 10 to 20 मिनट्स को आइडियल मानते हैं, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग्ड कॉल्ड रहेगा तो इसकी वजह से क्या होता है, रीबाउंड वासोडायलेशन होता है, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी हो सकती है। अगर हमने 30 to 40 मिनट्स तक अप्लाई किया तो यह भी हमारा ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। पर वहीं बात करें 1 आवर और 2 आवर कंटिन्यूअसली की, तो उसमें यह अनसेफ और टिश्यू को डैमेज करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन हमारा आइडियल रहता है 10 to 20 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The retractor shown in the image is most commonly used for which type of surgery? आपको यहाँ पर जो रिट्रैक्टर दिया गया है इमेज के अंदर, आपको बताना है कि यह रिट्रैक्टर कौन सी सर्जरी के अंदर यूज में आता है। ऑप्शन ए ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्शन बी न्यूरो सर्जरी, ऑप्शन सी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ऑप्शन डी ऑप्थेल्मिक सर्जरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑर्थोपेडिक सर्जरी। हमें यहाँ पर जो रिट्रैक्टर दिया गया है वो है हमारा कैटपाउ रिट्रैक्टर, जो कि हमें यूज में आता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं न्यूरो सर्जरी, तो यहाँ पर जो होता है लेमिनेक्टोमी रिट्रैक्टर यूज में आता है, ना कि कैटपाउ रिट्रैक्टर। वहीं बात करते हैं हम कार्डियोथोरेसिक की, तो उसके अंदर फुनोस्टियोटो रिब रिट्रैक्टर काम में आता है, ना कि कैटपाउ रिट्रैक्टर। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक सर्जरी की, तो यह जो होता है ऑप्थेल्मिक हमारा स्मॉल और डेलिकेट रिट्रैक्टर जो होते हैं उसे यूज में लेते हैं, ना कि कैटपाउ रिट्रैक्टर को। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। कैटपाउ रिट्रैक्टर एक स्मॉल हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि आपने देखा इमेज के अंदर, यह एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी के साथ ही हैंडहेल्ड होता है। यहाँ पर आपने देखा था क्लोज शेप्ड प्रॉन्च यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, यह क्लोज शेप्ड प्रॉन्च प्रेजेंट है। यूज्ड टू रिट्रैक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। जो हमारे ऑर्थोपेडिक या फिर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर माइनर जो होते हैं उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के लिए या मसल को रिट्रैक्ट करने के लिए हम कैटपाउ रिट्रैक्टर को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू पेशेंट्स नीड द सेम आईसीयू बेड, द नर्स एंश्योर द बेड इज गिवन बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इलनेस नॉट पर्सनल प्रेफरेंस। दिस शो दो पेशेंट्स है जिन्हें की सेम आईसीयू बेड की नीड है। यहाँ पर नर्स जो होगी वो बेड को देते वक्त इंश्योर करेगी कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस के अकॉर्डिंग दिया जाए, ना कि पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यह क्या दिखाता है? ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी फिडेलिटी, ऑप्शन डी बेनिफिशियंस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जस्टिस। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि एक आईसीयू बेड है, दो पेशेंट है, तो हम यहाँ पर जो है उनका जो सीवियरिटी ऑफ इलनेस है उसे देखकर प्रायोरिटाइज करेंगे कि यह किसे देना है। तो इसका मतलब है कि हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, शो करता है जस्टिस को, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A terminally ill patient requests not to be resuscitated. The nurse ensures that this decision is documented and respected. Which principle applies? एक टर्मिनली इल पेशेंट है जो कि रिक्वेस्ट करता है कि उसे रिससिटेट नहीं करना है। यहाँ पर इस डिसीजन को नर्स जो है वो डॉक्यूमेंट करती है और उसकी रेस्पेक्ट करती है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी फिडेलिटी, ऑप्शन सी बेनिफिशियंस, ऑप्शन डी जस्टिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑटोनॉमी। चलिए हम जो इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उसे हम क्विकली रिकैप कैसे कर सकते हैं एग्जाम के लिए, उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम्पल देखकर पूछा जा सकता है कि हमारा यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मतलब डू गुड, यानी कि हमें अच्छा करना है, टू प्रमोट द वेलबींग। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मालेफिशियंस, इसका मतलब है डू नॉट हार्म। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमी, रेस्पेक्ट पेशेंट्स डिसीजन, जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर भी देखा था। पेशेंट ने कहा था कि उन्हें रिससिटेट नहीं करना है, तो हमने पेशेंट के डिसीजन को रेस्पेक्ट किया था और डॉक्यूमेंट किया था, तो वो हमारा ऑटोनॉमी के अंदर आता है।
नेक्स्ट जस्टिस, जो कि हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था, फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन करना और इक्वालिटी रखना है। उसके बाद आता है हमारा फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है कीपिंग प्रोमिसेस और लॉयलिटी। लास्ट है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी के अंदर ट्रूथ टेलिंग और ऑनेस्टी। तो इस तरह से हमारा जो है एथिकल प्रिंसिपल 6 जो है उससे रिलेटेड हमें एग्जाम्पल देकर भी या फिर डायरेक्ट मीनिंग भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉल्ड एप्लीकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कॉल्ड एप्लीकेशन जो होते हैं निम्न में से कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ऑप्शन ए स्प्रेन और मसल इंजरी, ऑप्शन बी पेशेंट विथ रायनोड डिसीज, ऑप्शन सी पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग, ऑप्शन डी एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पेशेंट विथ रायनोड्स डिजीज। हमें यहाँ पर पूछा गया था कॉल्ड एप्लीकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन का, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। चलिए यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है स्प्रेन और मसल इंजरी। कॉल्ड जो होता है वो रिड्यूस करता है पेन और स्वेलिंग को, तो हम यहाँ पर कॉल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, तो यह हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट आएगा हमारा रायनोड डिजीज। रायनोड डिजीज के अंदर ऑलरेडी जो होता है वो पुअर सर्कुलेशन और वाजोस्पाज्म होता है। अगर वहां पर हमने कॉल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से इस्चीमिया और वर्स्ट हो सकता है, इसलिए रायनोड डिजीज के अंदर हम नहीं अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग। पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग के अंदर भी कॉल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे क्या होता है यह मिलता है एडिमा को। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी एपिस्टेक्सिस, यानी कि नोज ब्लीडिंग के केस के अंदर इसमें कॉल्ड कंप्रेस हेल्प करता है ड्यू टू वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा था, तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच स्किन प्रेप सॉल्यूशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन प्रिवेंशन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ऐसा स्किन प्रेप सॉल्यूशन होगा जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है। ऑप्शन ए स्टेराइल वाटर, ऑप्शन बी पॉविडोन आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरहेक्सिडिन अल्कोहल, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्लोरहेक्सिडिन अल्कोहल। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे स्टेराइल वाटर। स्टेराइल वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटीसेप्टिक नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा पॉविडोन आयोडीन, जिसे कि हम बिटाडिन कहते हैं। यह इफेक्टिव है बट इसका जो रेजिडुअल एक्शन है वो कम है। क्लोरहेक्सिडिन अल्कोहल, यह जो होता है वो रैपिड और लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है और यह बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है हमें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह रिकमेंडेड नहीं किया जाता है और इसका इफेक्ट भी लिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेडिकेशन मे बी यूज्ड इफ CBT alone is insufficient in children with severe separation anxiety disorder। यहाँ पर हमारे पास एक चिल्ड्रन है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर वाला है, वहां पर CBT अकेले यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अकेले दे रहे हैं तो वो इनसफिशिएंट रह रही है, तो कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी। ऑप्शन ए SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन डी एम्फेटामाइन्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अगर हम बात करते हैं सीवियर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का जो हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो तो होता है हमारा CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। लेकिन अगर यह इनसफिशिएंट है तो वहां पर हम यूज में लेते हैं SSRI, जिसके एग्जांपल में आता है फ्लुओक्सेटिन, सर्ट्रालिन। यह सेफ होती है और इफेक्टिव रहती है इन पीडियाट्रिक एंजाइटी के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिथियम दिया गया। लिथियम का यूज हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर किया जाता है। हेलोपेरिडोल जो होती है वो यूज में ली जाती है साइकोसिस के अंदर, और एम्फेटामिन जो होती है वो यूज में आती है हमारी ADHD के केसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायराइड स्टॉर्म थायरोटॉक्सिक क्राइसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से थायराइड स्टॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए हाई फीवर, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी सीवियर हाइपरटेंशन इनिशियली, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। हाई फीवर की अगर हम बात करें तो यह थायराइड स्टॉर्म का होता है। वहीं हम बात करें टैकीकार्डिया, तो टैकीकार्डिया के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पाल्पिटेशन और एरिथमिया भी। नेक्स्ट हम देखेंगे सीवियर हाइपरटेंशन इनिशियली। थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन के अंदर इनिशियली जो होता है हमें सीवियर हाइपरटेंशन और एजिटेशन देखने को मिलता है, लेकिन लेटर जो होता है या आगे जाकर हाइपोटेंशन और शॉक के साथ प्रेजेंट होता है। वहीं बात की जाती है हाइपोथर्मिया की, तो हाइपोथर्मिया जो होता है हमें थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन के अंदर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाइपर हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइपरथर्मिया होता है, ना कि हाइपोथर्मिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Which is the correct guideline to prevent axillary nerve compression while using crutches? क्रचेस को यूज करते वक्त एक्सिलरी नर्व कंप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट गाइडलाइन क्या है? ऑप्शन ए, कीप क्रच टॉप 2 to 3 cm below axilla. Option B, place crutch tightly into axilla for support. Option C, adjust crutch length to reach shoulder height. Option D, lean body weight on the axilla for stability. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, कीप क्रच टॉप 2 to 3 cm below axilla. यह हमारा करेक्ट है क्योंकि क्रच का जो टॉप होता है 2 to 3 cm बिलो एक्सिला रखना होता है. यह गैप जो होता है वो प्रिवेंट करता है नर्व के कंप्रेशन को. वही बात करते हैं हम ऑप्शन बी की, प्लेस क्रच टाइटली इनटू एक्सिला फॉर सपोर्ट. क्रच को कभी भी हमें एक्सिला में टाइटली प्लेस नहीं करना है. इसकी वजह से क्या होता है, एक्सिलरी एरिया पर प्रेशर बढ़ता है. नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी के अंदर, एडजस्ट क्रच लेंथ टू रीच शोल्डर हाइट. शोल्डर हाइट तक हमें क्रच की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए यह एक्सिलरी कंप्रेशन करती है. इसीलिए 2 to 3 cm हमारा जो बिलो एक्सिला पे हाइट होता है वो सही है. नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी के अंदर, लीन बॉडी वेट ऑन द एक्सिला फॉर स्टेबिलिटी. वेट जो होता है वो हैंड्स या फिर रिस्ट पर होना चाहिए, ना कि एक्सिला पर. हमें दिए गए चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए.